सी प्लस प्लस के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें अगला सवाल है, इज इट पॉसिबल टू गेट सोर्स कोड बैक फ्रॉम बाइनरी फाइल। अब जब आप बाइनरी फाइल बना देते हैं सोर्स कोड से, जैसे ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, फिर आप यानी कि एक लेवल पे ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, फिर उसके बाद आप कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट कराता है, मशीन कोड में 0110 में चेंज करता है। सवाल यह है कि तो क्या बाइनरी फाइल आप से दोबारा सोर्स कोड प्राप्त कर सकते हैं? टेक्निकली तो पॉसिबल है कि आप सोर्स कोड बाइनरी से ले आए, इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। और हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे टूल भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इसको करेंगे, टूल को लेंगे और करेंगे, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट सोर्स कोड आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस हो जाती है, और क्योंकि कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन है और बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं उसके कारण। व्हाट आर वर्चुअल फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स यूज। अब ये सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके इंटरव्यूज वगैरह में। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं और क्या इसका यूज है? पहली बात तो समझिए कि वर्चुअल फंक्शन आपके मेंबर फंक्शन है क्लास के, जिसके सामने हमने वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया है। तो जब हमने वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया है तो वो वर्चुअल फंक्शन बन गया। लेकिन असलियत में उनका काम क्या है? जब हम बेस क्लास टाइप रेफरेंस को इनिशियलाइज करते हैं सब क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट से, ध्यान दीजिएगा, जब हम बेस क्लास टाइप रेफरेंस को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने इनिशियलाइज किया किससे, ऑब्जेक्ट जो आपका सब क्लास टाइप से बेस क्लास के को आप इनिशियलाइज करते हैं, और एक मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं जिसे हमने वर्चुअल डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो इन्वोक होता है बेस रेफरेंस से, यानी कि द मेथड इन चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट विल बी इन्वोक्ड। अब देखिए आपके पास एक बेस क्लास है, एक आपके पास क्या है, डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास में आपने फंक्शन वर्चुअल कर दिया, वर्चुअल करके। तो अब मान लीजिए आपने कोई ऐड फंक्शन लिखा, और ऐड फंक्शन आपने यहाँ भी लिखा, बेस और ड्राइव में दोनों है, दोनों के इम्प्लीमेंटेशन मान लीजिए अलग है। अब जब आप इनिशियलाइज करेंगे बेस क्लास टाइप रेफरेंस को ऑब्जेक्ट टाइप से, तो जब भी आप बेस क्लास से कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप, ये डिराइव टाइप का क्लास कॉल होना चाहिए, क्योंकि आपने बेस क्लास टाइप को जो यहाँ पर आपका सब क्लास टाइप है उससे इनिशियलाइज किया था। लेकिन ये फिर भी ऊपर वाले को कॉल कर लेगा, यानी कि इस बेस क्लास के ही ऐड को कॉल कर लेगा। अब हम कैसे करें? हमको तो ये वाला कॉल करना है, ऐड को कॉल करना है जो डिराइव में हो, उसके लिए हम इसको वर्चुअल कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, आपके पास एक क्लास बेस है, ओके, इसमें एक वेरिएबल है ए, और आपका ये बेस आपने बनाया, ये कंस्ट्रक्टर बना दीजिए a = 1, ओके। अब वर्चुअल वॉइड मेथड में आइए। अब इसमें हमने मेथड जो बनाया है वर्चुअल कर दिया, इसको, इस मेथड को वर्चुअल कर दिया। अब हमने एक वर्चुअल के अंदर कुछ नहीं, ये सी आउट कर रहे हैं ए को। अब हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई जिसको हमने इस बेस के साथ इनहेरिट कर दिया। यहाँ पर भी हमने एक वेरिएबल दिया और एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने सेम वर्चुअल मेथड दिया, एक सीधा मेथड दिया, और यहाँ पर हमने सी आउट भी करा दिया। तो अब दोनों ही इसमें देखिएगा, इस यहाँ पर भी आपके पास क्लास बेस में भी मेथड है और डिराइव्ड में भी आपके पास मेथड है, ओके। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, पहले तो हम बेस का पॉइंटर बनाते हैं एक, और चाइल्ड का बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। और हमने क्या किया, इस पॉइंटर को, जो बेस पॉइंटर है, उसमें हमने रेफरेंस डाल दिया किसका, चाइल्ड का। अब जैसे हम पी बेस यानी कि ये बेस क्लास के पॉइंटर से मेथड को इन्वोक करना चाहेंगे, तो सीधी सी बात है कि जब हमने पी बेस को यानी कि जो बेस क्लास है उसके पॉइंटर को यहाँ पर इसके रेफरेंस से इनिशियलाइज कर दिया चाइल्ड के, तो हमारा चाइल्ड वाला होना चाहिए था, है ना, लेकिन होता नहीं है। लेकिन चूंकि हमने वर्चुअल दिया हुआ है, जब भी हम इन्वोक मेथड इज इन्वोक्ड ऑन बेस क्लास रेफरेंस, तो मेथड द चाइल्ड विल गेट इन्वोक्ड। तो अब हम जब भी ऐसा करेंगे, तो क्योंकि ये चाइल्ड दिया हुआ है और हमने वर्चुअल फंक्शन भी दिया हुआ है, तो इसीलिए वो चाइल्ड का फंक्शन जो हमने मेथड ओवरराइडिंग की है, उसका फायदा तभी मिलेगा जब हम कुछ वर्चुअल लिखें और हम चाइल्ड का फंक्शन बेस क्लास के पॉइंटर से एक्सेस कर पाए। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++? गिव एन एग्जांपल। प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी इस ऐसी बेस क्लास होगी, जो भी ड्राइव क्लास होगी जो इस बेस क्लास को इनहेरिट करेगी, वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो क्लास अपने आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी अगर कम से कम एक उसमें सिंगल प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। इसलिए प्योर वर्चुअल फंक्शन इसको हम यूज करते हैं
इंटरफेस क्रिएट करने के लिए सी प्लस प्लस में। प्योर वर्चुअल फंक्शन में फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके आगे आपका वर्चुअल लिखा होगा और इज इक्वल टू 0 होगा लास्ट में। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, उसका टाइप भी कुछ भी हो सकता है। हाउ टू क्रिएट ए प्योर वर्चुअल फंक्शन, अब ये जो हमने बताया उसी वही सवाल है। अब फंक्शन कैन बी मेड, एक फंक्शन को हमको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो उसके लिए उस फंक्शन के आगे इज इक्वल टू 0 कर देंगे जब हम फंक्शन को डिक्लेरेशन करेंगे। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने क्लास दिया सिमेट्रिक शेप, अब इसके अंदर आपको वर्चुअल फंक्शन प्योर करना है, तो प्योर वर्चुअल लिखने पर तो वर्चुअल होगा, प्योर करने के लिए हम इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। Why pure virtual functions are used if they do not have implementation? When does a pure virtual function become useful? अब सवाल ये है कि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, why pure virtual function are used? हम प्योर वर्चुअल फंक्शन लेते ही क्यों हैं, उसका काम क्या है, हम जब उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं आता है हम क्यों लेते हैं, और कब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या फिर यूजफुल है। देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन का काम केवल इतना है कि अगर आप एक क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं तो वो क्लास अपने आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, यानी कि आप अब उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसका मतलब वो एक इंटरफेस का काम करेगा। अब आप अपनी बेस क्लास बनाइए, अपना बेस क्लास लीजिए और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर लीजिए, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर लीजिए, तो आपके पास जो ऊपर फंक्शन है जो बेस क्लास में वो मिल जाएंगे। वो जैसे ही मिलेंगे आप उसका अपने आप इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। तो अब आप अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपनी बेस क्लास में करेंगे, अपने डिराइव क्लास में करेंगे ना, बेस क्लास से आपको कोई मतलब नहीं, वो आपको केवल एक तरीके से ब्लू प्रिंट फ्रेमवर्क या खाका दे देगी। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन इसलिए यूज किया जाते हैं जब इट डज नॉट मेक सेंस टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन, जब बेस क्लास में उसका डेफिनेशन देने का कोई मतलब नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, या जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बेस क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब आप एक्चुअल में उसको जेनेरिक से लेकर स्पेशलाइज करेंगे और स्पेशलाइज लेवल पे आप कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे हमने जो सिमेट्रिक शेप देखा था उसमें बेस क्लास शेप जो सिमेट्रिक क्लास है वो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी, ट्रायंगल भी, और इन सब का आप देखिए ये चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका एरिया भी अलग होता है, इनका सर्कमफेरेंस भी अलग होता है, इनकी सारी चीजें अलग होती है। दो या फिर ये सारे के सारे मैच करते हैं, इनकी ज्योमेट्री कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि इनके जैसे ट्रायंगल का लेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेसिक लॉटिट्यूड। तो इसके लिए इन केस में कोई प्रॉपर डेफिनेशन ड्रॉ की आपको सिमेट्रिक क्लास में मिल ही नहीं सकती। हाँ, चाइल्ड क्लास में आप जब लेके आएंगे तो आप प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे सर्कल का क्या होगा, स्क्वायर का क्या होगा, और फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन मेथड को, फिर आप प्रॉपर शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स क्या है और व्हाई दे आर यूज्ड। ये जो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है ये पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी बड़ा पूछा जाता है। अब आप वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर उसी तरीके से यूज होता है जैसे कि आप वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं। कैसे, जब आप एक ऑब्जेक्ट व्हेन यू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट आप रिमूव करते हैं, अब ये रेफरेंस किससे है, ये रेफरेंस किससे है, ये पेरेंट क्लास पॉइंटर से रेफरेंस है, तो केवल डिस्ट्रक्टर बेस क्लास का एग्जीक्यूट होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट सब क्लास का रिमूव करते हैं और जो रेफरेंस है पेरेंट क्लास पॉइंटर से, तो केवल डिस्ट्रक्टर बेस क्लास का चलेगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टर आपने यूज किया है वर्चुअल लेके, तो केवल ये मत मानिए कि केवल एक ही को डिस्ट्रक्ट करेगा, ये दोनों को, यानी कि ये जो डिस्ट्रक्टर है पेरेंट और सब क्लास दोनों के डिस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, अगर आपने वर्चुअल नहीं किया डिस्ट्रक्टर, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आप डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ खोएगा कंस्ट्रक्टर उसे बनाता है, डिस्ट्रक्टर उसे एक तरीके से टर्मिनेट करता है, खत्म करता है। तो अब जब हम डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल कर देते हैं तो ऊपर और नीचे जो आपका बेस क्लास है और आपका जो नीचे जो क्लास है जिसको बेस क्लास से आपने इनहेरिट किया है, जैसे हम डिराइव क्लास कहते हैं, तो जब हम वर्चुअल कर देंगे तो डिराइव भी जाएगा और बेस भी जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग, हाउ इट इज रिलेटेड टू डायनेमिक बाइंडिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग क्या होता है, किस तरीके से डायनेमिक बाइंडिंग से रिलेशनशिप है इसका। ये वर्चुअल फंक्शन से ही रिलेटेड है। बाइंडिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम लिंक करेंगे एक्चुअल एड्रेस फंक्शन के आइडेंटिफायर के उनके रेफरेंसेस से। एक्चुअल एड्रेस को हमको एड्रेस करना है, हाउ वी कैन लिंक द एक्चुअल एड्रेस टू दी जो फंक्शन आइडेंटिफायर उनके भी एड्रेस होंगे ना, तो उनके एक्चुअल एड्रेस को आपको उनके रेफरेंस से मैच कराना है। तो दो समय होता है, एक तो कंपाइलेशन के समय होता है जिसे हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग, और अर्ली इस समय जितने भी डायरेक्ट फंक्शन रेफरेंसेस हैं कंपाइलर उसे रिप्लेस कर देगा जो रेफरेंसेस हैं एक्चुअल एड्रेस उस मेथड के। रन टाइम में क्या होगा, इसे हम लेट बाइंडिंग कहते हैं। इस समय क्या होगा,
इस लेट बाइंडिंग में जो वर्चुअल फंक्शन कॉल किए गए बेस रेफरेंस है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, तो कंपाइलर अभी तक तो जानता ही नहीं, इस कंपाइलेशन टाइम में तो वो जानते ही नहीं कि किस फंक्शन को कॉल करना है, कौन सा फंक्शन कॉल करना है। देखिए वर्चुअल फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपको कंपाइलर को पता ही नहीं है कि किस मेथड को कॉल करना है रन टाइम पे। तब कंपाइलर क्या करता है, रिप्लेस कर देगा रेफरेंस विद कोड। यहाँ रेफरेंस को कोड से रिप्रेजेंट करेगा ताकि एड्रेस उस फंक्शन का रन टाइम पता चल सके। तो डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग दोनों एक ही चीज है। व्हाट इज मेंट बाय रेफरेंस वेरिएबल इन C++? रेफरेंस वेरिएबल एक तरीके से एलियास होता है, एलियास मैं पहले भी बताया है मैंने। तो रेफरेंस वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे C++ में आप एक एलियास या दूसरा नाम, किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम अगर आपको देना है तब उसका एलियास दे सकते हैं। और ये रेफरेंस वेरिएबल, इसको आप उपयोग कर सकते हैं ताकि आप एक्सेस कर सकें या रीड राइट कर सकें किसको, आपके ओरिजिनल डेटा को, इसीलिए ये रेफरेंस वेरिएबल का उपयोग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है और जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चेंज करेंगे एक वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल के नाम से, तो दोनों ही चेंज हो जाएंगे आपके, क्योंकि दोनों के दोनों आपके किससे अटैच्ड हैं, दोनों के दोनों से मेमोरी लोकेशन से अटैच्ड है। अब हाउ टू क्रिएट ए रेफरेंस वेरिएबल इन C++? अब उसके C++ में कैसे करते हैं आप रेफरेंस? तो उसके लिए आप एम्परसेंड साइन लगाते हैं, एम्परसेंड। जो एम्परसेंड लगाने के बाद ये जैसे आपने x लिया, उसके आगे एम्परसेंड लगा दिया, तो ये इसका रेफरेंस हो जाएगा, इसका एक और नाम हो जाएगा। जैसे इंट a इक्वल टू 20 कर दिया, अब आपको a इक्वल टू एम्परसेंड b कर दिया, तो अब ये एम्परसेंड b भी जो पहला स्टेटमेंट है देखिए, इसमें ये इनिशियलाइज कर रहा है a को 20 से। दूसरा स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है एक इंटीजर रेफरेंस, जिसको इनिशियलाइज किया आपने वेरिएबल a से, तो आपके पास एक और रेफरेंस मिल गया। अब इसमें एग्जांपल देखिए, आपके पास इंट a है, जो अभी मैंने बताया इंट एम्परसेंड b, यानी कि आपने a लिया और a को इनिशियलाइज कर दिया एम्परसेंड b, यानी कि आपके पास एक रेफरेंस हो गया। तो a इक्वल टू 10 करेंगे तो वैल्यू ऑफ a क्या आएगी, a तो खैर 10 आई, तो आ जाएगी। अब आप जब b को प्रिंट करेंगे तब क्या होगा, और जब b 20 कर देंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, a क्या होगी, और फिर जब अगेन रेफरेंस b प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो a 10 है, तो यहाँ पर a आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप वैल्यू ऑफ रेफरेंस b करेंगे, क्योंकि जो रेफरेंस है एम्परसेंड b वो a ही तो है, तो एम्परसेंड b a का दूसरा नाम है। जब आप ये करेंगे तब भी 10 ही प्रिंट होगा, जब आप b को 20 कर देंगे, आप अब b की वैल्यू 20 होगी, तो a को अब अगर आप प्रिंट करते हैं तो b और a एक ही तो है, तो a भी 20 प्रिंट करेगा और b तो खैर आपने 20 कर ही दिया, तो ये भी 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन एक ही है। डिफरेंस क्या है रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर्स में, C++ में रेफरेंस और पॉइंटर में। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या एरर हो सकते हैं। तो पॉइंटर रेफरेंस वेरिएबल, पहले तो समझिए पॉइंटर्स आप असाइन कर सकते हैं नल पॉइंटर को आप कैन बी असाइंड एज नल, रेफरेंसेस को आप नल असाइन नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं रेफरेंसेस किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट होगा एक्चुअल मेमोरी से, नल से नहीं। और पॉइंटर्स कैन बी रीपॉइंटेड, मतलब एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, वो किसी और को रिपॉइंट कर सकता है किसी भी टाइम में, कितने भी समय, कितने भी बार। जो रेफरेंस वेरिएबल है, एक जो इनिशियलाइज किया है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जब वो क्रिएट होते हैं वो दोबारा री इनिशियलाइज नहीं कर सकते किसी और ऑब्जेक्ट को। तो पॉइंटर की अपनी मेमोरी एड्रेस होता है, लोकेशन होता है स्टैक में, जबकि रेफरेंस वेरिएबल का एक लोकेशन तो होता है स्टैक में, लेकिन वो शेयर करता है जो मेमोरी लोकेशन वैसा ही जो ऑब्जेक्ट उसको रेफर कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन करिए एब्स्ट्रैक्शन को। ये बहुत सिंप्लीफाइड व्यू है एक ऑब्जेक्ट का, जिसको हम यूजर लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का एक सिंप्लीफाइड व्यू समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्शन। और एक तरीके से और समझिएगा होगा इसको कि ये एक बड़ा सिंपल वेल डिफाइंड इंटरफेस है ऑब्जेक्ट के लिए इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड C++, जिससे आपको मिलते हैं सारे एक्सपेक्टेड फीचर और सर्विसेज, और यूजर सेफ रहता है और जो चीजें हैं वो प्रिडिक्टेबल मैनर में चलती है। दूसरा ये है कि ये आपको प्रोवाइड करता है सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर रिक्वायर्ड करता है समय समय पे, और
अगर आप इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो आपका डोमेन नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से ये सेपरेट करता है इम्प्लीमेंटेशन को, और जो कोड है उसको और सिंपलर और स्टेबल बनाता है। एब्स्ट्रैक्शन का तात्पर्य यही है कि आप चीज़ों को एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये कार है तो कार की ड्राइविंग से मतलब होना चाहिए, इसके अंदर क्या चीज़ है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसको एक तरीके से आप एक वेल डिफाइंड इंटरफेस दे रहे हैं, अंदर की चीज़ों का पता नहीं, लेकिन जो काम हो रहा है वो जरूर करते रहे। पर्पस क्या है क्लास? टू एक्सपोर्ट डेटा। व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ क्लास? टू एक्सपोर्ट डेटा। देखिए, कोई रियल पर्पस तो नहीं है क्लास इज नॉट टू एक्सपोर्ट डेटा, नो। द रियल पर्पस ऑफ क्लास इज नॉट टू एक्सपोर्ट डेटा। देखिए, सवाल कुछ इस तरीके से है कि जो क्लास का रियल पर्पस है वो क्या एक्सपोर्ट डेटा है? तो हम इसका जवाब देंगे नहीं। इसका काम ये है कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो क्लास एक तरीके से आपको एक एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर देती है, ना कि जस्ट आप इनकैप्सुलेट कर रहे हैं बिट्स को। व्हाट थिंग्स वुड यू रिमेंबर व्हाइल मेकिंग एन इंटरफेस? अगर आपको इंटरफेस बनाना है तो आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे? पहली चीज तो ये है कि जो क्लास इंटरफेस होगा वो कम से कम इतना बनाए कि वो आप सेंस क्रिएट कर रहा हो, और यूजर जो चाहता है उस हिसाब से वो काम भी करे। और इट शुड बी डिजाइन फ्रॉम द आउटसाइड इन, बाहर से, क्योंकि इंटरफेस मतलब ये है कि आप बाहर की चीजें इंटरेक्ट करने के लिए कुछ इंटरफेस दे रहे हैं, तो इस तरीके से करना होगा। अगला है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर इनहेरिटेंस। क्या है इसके बेनिफिट्स प्रॉपर इनहेरिटेंस के? जो बेनिफिट्स है इनहेरिटेंस के, एक तो है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। पहली चीज है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, और सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है एक डिराइव्ड क्लास का, उसको हम इजीली और सेफली सब्स्टिट्यूट कर सके फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स बेस का, इसे हम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कहते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जो हम इनहेरिटेंस की बात करें, क्या फायदे हैं इसके? तो एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि जो हम डिराइव्ड क्लास ले रहे हैं, जो प्रॉपर्ली डिराइव्ड क्लास है, वो फ्रीली और सेफली हम यूज कर सकें बेस क्लास की जगह, इवन इफ द प्रॉपर्टी डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड अ लॉट लेटर देन डिफाइनिंग द यूजर कोड। यदि आप डिराइव्ड क्लास को बहुत देर बाद भी या फिर किसी समय बाद भी कर रहे हैं यूजर कोड के अलावा, तब भी आप एक्सटेंड कर सकें। यानी कि आपने मान लीजिए पहले बेस क्लास बना रखी है, बहुत समय बाद जब आपको रिक्वायरमेंट आई तो आपने डिराइव्ड क्लास बना दी, तब भी इसको रिप्लेस कर सकें। और हम जब एक्सटेंड करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी को, इससे बड़ा आसान हो जाएगा। जब एक प्रॉपर्ली डिराइव्ड क्लास, उसमें आपकी फंक्शनैलिटी होगी वो भी प्लस फंक्शनैलिटीज होंगी। डज इम्प्रॉपर इनहेरिटेंस हैव अ पोटेंशियल टू रैक अ प्रोजेक्ट? अगर आपने इनहेरिटेंस अच्छे से नहीं दिया तो क्या आपका प्रोजेक्ट सफर कर सकता है? अगर खराब इनहेरिटेंस है तो आपका प्रोजेक्ट बहुत सफर करेगा, तो ये आपके प्रोजेक्ट को खराब कर सकता है। थोड़ा सा जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो बैड इनहेरिटेंस है उसके इफेक्ट को किसी तरीके से दूर कर सकें, अगर डेवलपर कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेट करें, ताकि डिजाइन को और ईजी किया जा सके। ये बड़े प्रोजेक्ट में या बिग प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोड एक तरीके से जिस तरीके से डिजाइन बना गया है वो पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, और इतना समय नहीं है इसका और इतना एफर्ट करना कि इसको आप फिक्स कर सकें। अब हाउ शुड रन टाइम एरर्स बी हैंडल्ड इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस किस तरीके से आप रन टाइम एरर को हैंडल करता है? जो रन टाइम एरर्स है सी प्लस प्लस में, उसको हैंडल किया जाता है एक्सेप्शन का यूज करके, एक्सेप्शंस, ट्राई, कैच ऐसे करके, और थ्रो। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म सी प्लस प्लस में इसलिए डेवलप की गई थी ताकि हैंडल किए जा सके एरर्स, और जिसमें इंडिपेंडेंटली डेवलप कंपोनेंट्स हो एक प्रोसेस के लिए, और उसका सिंक्रोनस कंट्रोल, इसलिए ट्राई कैच थ्रो ब्लॉक बनाया है। तो सी प्लस प्लस के अनुसार कोई भी रूटीन जो डज नॉट फुलफिल इट्स प्रॉमिस, अगर वो काम नहीं करता जो जरूरी है, तो ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है, और कॉलर जिसे पता है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है वो उसे कैच कर सकता है। तो ये कुछ और सवाल हुए आपके सी प्लस प्लस के, और भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।